Welcome to Pathshala the Academy. Your future starts here. जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं एक नया अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। पिछली वीडियो में हमने देखा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई थी। देखिए, 1892 हो या 1857 हो, अब भारत में लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं। अब अंग्रेजों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ रुक पाना बड़ा मुश्किल है। अगर हमें यहाँ रुकना है तो हमें बदलाव करने होंगे, और अंग्रेजों ने बदलाव कर भी दिए थे। देखिए, 1857 की जो इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, उसके बाद एक इनको ये चीज समझ में आई थी कि हमें यहाँ बहुत सारे बदलाव करने हैं अगर लंबे समय तक टिकना है। उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल खत्म कर दिया था, और नए बंदे कौन आए थे? वायसराय साहब आए थे, नया बंदा। दूसरा, एक नया पद सृजित हुआ था जिसका नाम था भारत सचिव, और भारत सचिव से ही ये इसका जो है कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, भारत सचिव, यहाँ पे भारत सचिव एक पद नया बना था। अब देखिए, इसका नाम भारत परिषद अधिनियम 1909 ही है, लेकिन इसका एक नाम और है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या है इसका नाम? मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो रिफॉर्म अधिनियम। इसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों है? इसके पीछे एक बड़ा अच्छा सा रीजन है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये भाई साहब जो दिख रहे हैं, इनका नाम है मार्ले। कितना भी मार ले, ये रोते नहीं है। और ये भाई साहब है मिंटो। ये मिंटो भाई साहब हैं, तो बोले ये तुम मार ले और हम रो लें। ये रोलो मार्लो का जोड़ी है। ये हमारे वायसराय हैं, और ये जो है भारत के सचिव हैं। इन्हीं के नाम से इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा है। बाकी कोई कहानी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। अब हम देखते हैं इस पर क्या कैसा हुआ है। देखिए, इसके पीछे की कहानी और राजनीति को समझते हैं हम। उस समय भारत के हालात काफी तनावपूर्ण थे। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत की स्थितियां लगातार बदल रही थी, क्योंकि देखिए, बहुत सारी गतिविधियां चालू हो गई थी क्रांतिकारी। इसमें जो है, एक तो बंगाल का विभाजन हो गया था, दूसरा नरम दल और गरम दल में जो है वो हो गया था ब्रेकअप। भारत और बंगाल का विभाजन जो है अंग्रेजों ने 1905 में कर दिया था, और नरम दल और गरम दल को दोनों का ब्रेकअप जो हो गया था वो सूरत अधिवेशन 1907 में हो गया था। इस पे देखिए, बंगाल का जो विभाजन है, ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के नाम पर बांट दिया था। लॉर्ड कर्जन की यहाँ पे फोटो तो नहीं लगाई है, नहीं तो इस झंडू बाम को दिखाता कितना नालायक व्यक्ति था ये। इन्होंने ये बोला कि मुसलमान इधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे। अब क्यों इन्होंने बांटा था? देखिए, आज की राजनीति में जो चीजें चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम, इसकी नींव कहीं ना कहीं यहीं से पड़ी है। अंग्रेजों को ये पता था कि अगर ऐसे हम इन पर राज नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत हैवी तरीके से चालू किया था, बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेबल किया था। और उसी का नतीजा था कि हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर दो, इनको आपस में लड़वा दो, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना पड़े, ये आपस में लड़ते रहेंगे। उसी का कारण था ये बंटना। बंगाल अलग हो गया और भारत अलग हो गया। इससे पूरे देश में जो युवा वर्ग था उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ रही थी, हर जगह दंगे हो रहे थे। इस पे एक और कांड हो जाता है कि नरम दल और गरम दल। देखिए, ये नरम दल है, ये नरम दल है, और दिख नहीं रहा क्या? रेड कर लेते हैं। ये यहाँ पे नरम दल के नेता हैं। कौन है? ये यहाँ पे नरम दल है, ये नरम दल है, और ये गरम दल है। देखिए, नरम दल के नेता कौन कौन हुआ करते थे उस समय? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रानाडे, आनंद मोहनदास। और यही गरम दल के देखिए, लाल बाल पाल। लाल लाल कौन है? लाला लाजपत राय। बाल बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल गंगाधर तिलक को बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल हो गए। अरविंद घोष, बलवंत राय फड़के, अश्विनी कुमार दत्त, ये जो थे, ये नेता हुआ करते थे गरम दल के। इन दोनों में यहीं से इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इनमें विभाजन करवा दिया, इनकी लड़ाइयां करवा दी कांग्रेस से। गरम दल के नेता अलग हो गए। ये गरम दल के नेता क्या करते थे कि आजादी हमें लड़के मिलेगी, और ये बातचीतों पर विश्वास रखते थे। अब देखिए, दो भाग में बढ़कर फूट डालो और राज करो की नीति यही है
उन्हें 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक नई चाल फिर चल दी, मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे हैं यहाँ पे, और यही स्ट्रेटजी आज भी चल रही है। उस समय के लोग भी ये चीज नहीं समझे थे, आज के लोग भी ये चीज नहीं समझ रहे हैं। हिंदुओं को लगता है कि ये नेता हमारे नेता हैं, मुसलमानों को लगता है ये नेता हमारे हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी की नेता नहीं है। वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना मलाई खा रहे हैं और आपको डाल रहे हैं कचड़े में। तो देखिए उनके अलग अलग तो इनका निर्वाचन ही कर दिया उनका। अंग्रेजों ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि उनके हिंदुओं से अलग है, ताकि आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ सके। देखिए अंग्रेजों ने यहाँ विश्वास दिला दिया मुसलमानों को। अब देखते हैं ये अधिनियम क्यों लाया गया, ये अधिनियम क्यों लाया गया, इस पे देखते हैं। 1905 से लेकर 1909 के दौरान भारत में एक जबरदस्त उबाल था और अंग्रेज बहुत तरीके से डरे हुए थे। क्यों डरे थे? देखिए युवा वर्ग बहुत आगे आ रहा था, इसमें बहुत क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, लोगों में एक उबाल था। क्रांतिकारी लहर, बंगाल विभाजन के बाद युवा क्रांतिकारी अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। कांग्रेस का, अब देखो कांग्रेस भी लगातार शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी मांग रही थी। दूसरा कांग्रेस कह रही थी भाई हमें भी तो शासन में हिस्सेदारी दो, हम क्यों लिए यहाँ बैठे हैं, क्या हम भिंडी भटा भूंजने के लिए बैठे हैं? अब वहां कांग्रेस भी प्रेशर डाल रही थी अंग्रेजों पे। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी। फूट डालो और राज करो। देखिए उन्होंने फूट डालो राज करो करके दोनों समुदायों को ऐसे अलग किया कि ये चीजें जो हैं कम हो जाएं। अंग्रेजों ने ये चलाया कि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएं, ताकि थोड़ा सा क्रांतिकारी गतिविधियों में आसानी हो, कम हो जाए ये। अब देखिए इस अधिनियम के जो मुख्य बिंदु थे वो क्या क्या थे। इनके तीन बड़े बदलाव किए गए, तीन बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। कौन कौन सा? बातचीत का दायरा बढ़ाना। देखिए कांग्रेस जो थी वो लगातार कह रही थी भाई हमें अपना जो है इंपॉर्टेंस चाहिए भारतीय राज्य व्यवस्था में, या भारत की व्यवस्था में हमें क्या कहिए, शासन में अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए। और लगातार कांग्रेस इसके लिए दबाव बना रही थी। तो पहले देखिए केंद्र की विधान परिषद में 16 सदस्य हुआ करते थे भारत के, लेकिन उन्हें बढ़ाकर 60 कर दिया। 16 से कितना कर दिया? 60 कर दिया। इसी तरह प्रांतों में भी, जैसे बंगाल प्रांत है, बंबई है, पंजाब है, इनके भी सदस्य बढ़ाए गए। इसका मतलब यह था कि अब भारतीय परिषद जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर बहुत ज्यादा भारतीय बैठने लगे थे। दूसरा सवाल पूछने की भी आजादी। पहले क्या हुआ करता था, देखिए सवाल पूछने की आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन सीमित सवाल पूछ सकते थे, आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। जरूरी मुद्दों पर बजट का, जैसे बजट वगैरह में बोलने का उतना हक नहीं था। अब इन्होंने बढ़ा दिया। क्या क्या बढ़ा दिया? देखिए कि बजट पर चर्चा कर सकते हैं आप, लोकहित के मुद्दे उठा सकते हैं आप, सरकार से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, यानी एक सवाल का जवाब पर दूसरा सवाल, पूरक प्रश्न जिसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं। जो परीक्षा में आप लोगों की सप्लीमेंट्री आती है वो यहीं से शुरू होती है। तो ये दो चीजें तो ये बढ़ गई कि बातचीत का दायरा बढ़ गया पहला। दूसरा सवाल पूछने की आजादी मिल गई। तीसरी बिंदु क्या थी? ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था भारतीयों में, भारतीयों का क्या था सबसे इंपॉर्टेंट, कि भारतीयों का जो है, भारतीयों की पहली बड़ी एंट्री मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीयों को जो है बहुत बड़ी एंट्री मिल गई है। कैसे समझते हैं? ये देखिए भारतीयों को बड़ी एंट्री, ये सबसे बड़ा बदलाव था। इसमें क्या था, जो वायसराय साहब की जो मैनेजमेंट टीम होती थी उस पे सारे के सारे अंग्रेज हुआ करते थे, भारतीय कोई नहीं हुआ करता था। अरे ये सारे सब तुम अंग्रेज हो गए, तुम अपने हिसाब से ना मैनेजमेंट करोगे, हमारे लिए क्या करोगे? उस पे इनको जो है भारतीयों को बैठने के लिए जगह मिली, और सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है इस टीम में शामिल किया गया। सबसे पहले किसको शामिल किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब थे, इनको सबसे पहले इस टीम में गवर्नर जनरल की जो टीम थी, या वायसराय की टीम कहें, क्योंकि गवर्नर जनरल तो अब है नहीं, वायसराय है, तो जो वायसराय की टीम थी इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है एंट्री मिल गई थी। सबसे पहले व्यक्ति थे इस टीम में जो बैठे थे।
ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ये देखिए, ये हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ये बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, और ये जो है इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। बहुत उस समय के विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। अब इन्होंने देखी सबसे खतरनाक जो चाल चली अंग्रेजों की, सबसे खतरनाक चाल थी पृथक निर्वाचन। उन्होंने अंग्रेजों के, सॉरी, मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए अलग अलग चुनाव या निर्वाचन कर दिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। इस कानून का सबसे काला अध्याय माना जाता है। अंग्रेजों ने मुसलमान समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया, बोले मुसलमानों का निर्वाचन मंडल अलग होगा। अरे भैया, क्यों होगा निर्वाचन मंडल अलग, क्या जरूरत है इसका? लेकिन अंग्रेजों को जरूरत थी इसकी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनका कार्यक्रम कैसे चलता? उन्हें तो अपना राज करने से मतलब था, अंग्रेजों को अपना राज करने से मतलब था, इसलिए उन्होंने क्या किया, निर्वाचक मंडल ही बदल दिया। मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल होगा, इसका मतलब ये था कि कुछ जगह ऐसी थी जहां पे खड़ा होने वाला उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और उसे वोट देने वाला भी सिर्फ मुसलमान। अगर एक मुसलमान खड़ा है तो उसे सिर्फ मुसलमान ही वोट देगा, उसे हिंदू वोट नहीं दे सकता, उसे पंजाबी वोट, सिख वोट नहीं दे सकता। ये सांप्रदायिकता फैलाने का जो काम है, यहां पे सबसे गंदा हुआ है। यह बीज जो बोया था इन्होंने हिंदू मुसलमान का, किसी ने 1947 में भारत के दो टुकड़े कर दिए। सोचिए, इनका दिमाग देखिए, कितना घटिया लेवल की सोच थी इन लोगों की। जो है, लोग भले ही कितना भी जिन्ना को गाली दें, लेकिन मूल कारण ये अंग्रेज ही थे। ये मूल कारण जो थे, ये अंग्रेज ही थे। इन्होंने यहां से बीज बोया था। जो हमारा जो कार्यक्रम वो हुआ है, यहीं से हुआ है। उसमें जिन्ना को दोष देने लायक नहीं है, दोष इन्हीं को है। ये सब अंग्रेजों को किया जा रहा था, और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये बात याद रखने वाली है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। इसकी कमियां देखते हैं क्या क्या है। ऊपर से देखने में तो लगा कि अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन हकीकत कुछ अलग थी दोस्तों। इसमें देखिए, समझिए कि वोट का बहुत अधिकार सीमित था। क्या सीमित था? देखिए, हर कोई वोट नहीं दे सकता था, यहाँ हर व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। आज जो 18 साल हो गया वो सब जाके वोट देते हैं, नहीं, उस समय नहीं था। वहां सिर्फ अमीर, जमींदार और खास डिग्री वाले लोग ही वोट दे सकते थे। बोले इनको वोट नहीं दिलाना है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनमें ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा देश है कि हमारा देश है? तुम डिसाइड करोगे किसको वोट देना है कि हम डिसाइड करेंगे? तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, जमींदार होते थे। असली ताकत अभी भी अंग्रेजों के ही पास थी। कैसे? परिषद में सदस्यों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन बहुमत अभी भी अंग्रेजों के पास ही था। भारतीय सिर्फ बहस कर सकते थे, कोई कानून अपनी मर्जी से पास नहीं करा सकते थे। अगर कोई कानून बन रहा है तो भारतीय ये बोल सकते थे साहब ये गलत है, लेकिन उसको बदलवा नहीं सकते थे। उत्तरदायित्व की कमी, सरकार भारतीयों के प्रति जवाबदेह नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। सरकार कोई जवाबदेही नहीं थी भारतीयों की, और जब चाहे जो चाहे भारतीय सिर्फ वे जो चाहे करें, भारतीय सिर्फ सवाल पूछ सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में ही लेके रखा था। तो अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष आखिर क्या है। इसका निष्कर्ष क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो 1909 का अधिनियम अंग्रेजों की एक धोखे वाली राजनीति थी और कुछ नहीं था। क्या था? ये जो है एक धोखे वाली राजनीति थी और कुछ नहीं था। उन्होंने भारतीयों को चर्चा करने की शक्ति तो दी, लेकिन फैसला अपने पास रखा। कि मतलब क्या है भाई? बात कर सकते हो तो उससे बात से थोड़ी कुछ बनना है, उस बात का कोई मतलब भी तो हो। इससे बुरा यह हुआ कि उन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति शुरू कर दी और हमेशा के लिए चोट पहुंचाई। इसका असर आज भी हमारे देश में बहुत बुरी तरीके से है। उदारवादी नेता जो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, सबसे पहले इसका समर्थन किया, लेकिन बाद में सबको समझ आ गया कि अंग्रेज सुधार के नाम पर जो है विभाजन करने पे लगे हुए हैं, ये सिर्फ काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये था आपका मार्ले और मिंटो अधिनियम 1909, जिसको हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। अगला
हम देखेंगे 1919। देखिए 1919 में भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी हमारे देश में, बहुत सारे क्रांतिकारी एक्टिविटीज हो चुकी थी। इस समय गांधी जी का भी आगमन हमारे देश में हो चुका था। अब परिस्थितियां और बदलेंगी। इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था। इसमें भी इस अधिनियम का जो जन्मदाता था वो सचिव थे मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू साहब कौन थे? ये सचिव थे, और ये चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। इनका मैं फोटो लगाना भूल गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, कोई बात नहीं, आप लोग गूगल से देख लेना। ये 1909 के एक कदम, जस्ट एक कदम आगे की कहानी है और कुछ नहीं है। अंग्रेजों ने सिर्फ बांटने की कोशिश जहां की थी 1909 में, 1909 ने भारत के बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए शासन में हिस्सेदारी का नाटक किया। ये सिर्फ दिखावा कर रहे थे अंग्रेज, और सब कुछ कर नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों ने सिर्फ दिखावा किया है और कुछ नहीं किया है। वहां पे इन्होंने क्या किया था कि वहां पे इन्होंने ये दिखाया था कि हम आपके लिए सुधार कर रहे हैं, और बांटने की जो कोशिश की थी, यहाँ पे उन्होंने शांत करने के लिए जब आंदोलन और बढ़ने लगे, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज बढ़ने लगी, कांग्रेस भी अपनी मांगों को लगातार बढ़ा रही थी, कांग्रेस का भी प्रभुत्व बढ़ रहा था, उसमें लोग भी बढ़ रहे थे। तीसरा, इधर गांधी जी का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। चौथी एक समस्या और थी, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार। क्या था? 1914 से जो है वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। इसमें अंग्रेजों की बुद्धि ठिकाने लगेगी, उन्हें भारतीयों की महत्ता को समझ में आएगा। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड वार की भी, विश्व युद्ध की भी चर्चा कर लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी को हम थोड़ा सा समझते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर खिसका के, इसके पीछे की जो कहानी थी, इसमें देखिए दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका था। सबसे पहला तो विश्व युद्ध ही आ गया 1914 से लेकर 1918 तक। इसमें जब विश्व युद्ध चला, इसमें अंग्रेजों ने भारतीयों से युद्ध में मदद मांगी थी। अंग्रेजों ने बोला था कि तुम ब्रिटेन की तरफ से लड़ो, और युद्ध के बाद भारत को स्वशासन, सेल्फ रूल की दिशा में बढ़ाया जाएगा। अंग्रेजों ने यह बोला था कि आप युद्ध में हमारी मदद करो, और इसके बाद भारत को जो है स्वशासित देश बनाया जाएगा, हम उसके लिए काम करेंगे। इसी में लखनऊ समझौता हो जाता है। जो ब्रेकअप हुआ था, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे, नरम दल और गरम दल फिर मिल गए। ये एक लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, समझौता हुआ था वहां पे। तो जो 1907 में ब्रेकअप हुआ था नरम दल और गरम दल का, वो यहाँ पे फिर आकर मिल गए थे, फिर से इनका पैचअप हो चुका था। अब अंग्रेजों के लिए फूट डालो वाली नीति अकेले काम नहीं कर रही थी। होम रूल लीग आ गया था। होम रूल लीग क्या था कि एनी बेसेंट जो थे और तिलक ने पूरे देश में स्वराज की मांग तेज कर दी थी। बोले स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो स्वराज की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। यहीं पे एक अगस्त प्रस्ताव आ गया था, अगस्त घोषणा पत्र आ गया था 1917 में। भारत के जो सचिव थे, भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे भारत को उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अब बोले यहाँ पे जो है हम भारत को उत्तरदायी सुपुर्द करेंगे, आपका दायित्व देंगे। इस पे देखते हैं क्या इसके जो मुख्य प्रावधान है वो क्या कैसे हैं। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, इसमें हल्का सा। इस पे हम समझते हैं अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे। इस कानून ने भारत के सरकारी ढांचे को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। इसके मुख्य बिंदु ये हैं। देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन फिर से चालू हो गया। फिर से प्रांतों में द्वैत शासन बढ़ दिया। महत्वपूर्ण और जटिल बात थी इस अधिनियम की, सबसे महत्वपूर्ण जटिल बात, प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंबई, मद्रास के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला कौन सा विषय था? पहला आरक्षित विषय, ये रिजर्व था, जो जैसे कि पुलिस, जेल, न्याय, बजट, ये तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास में रहेंगे। जो असली ताकत है वो तो भाई सब हम लेकर रहेंगे। वो हस्तांतरित विषय, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, जैसे शिक्षा, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य क्या होना चाहिए। यार जब पैसे नहीं रहेंगे तो शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ से? स्थानीय स्वशासन, पैसे नहीं रहेंगे तो हम क्या विकास कर लेंगे स्थानीय स्तर पर? ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदाह थे। भाई अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी आपकी, लेकिन मालिक हम हैं, मालिक से में कोई कमी नहीं।
अब देखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, पहली बार केंद्र में आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्था हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना है थोड़ा सा आपको। इसको देखिए कि पहली बार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई थी। कब? 1919 के अधिनियम में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में या केंद्र सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था कहां से आई, तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से आई है। इसमें हम देखते हैं राज्य परिषद क्या है, अपर हाउस। आज का अपर हाउस क्या है? आज का अपर हाउस राज्यसभा। राज्य परिषद का नाम ही तो राज्यसभा है। अभी जिसपे कुछ गड़बड़ भी हुई है, केंद्रीय विधानसभा। इस पे क्या है? केंद्रीय विधानसभा। ज्यादातर सदस्यों का चुनाव अब प्रत्यक्ष निर्वाचन से होना था। क्या होना था? अब डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होने थे। अब यहाँ पे तीसरा आता है वायसराय की कार्यकारिणी समिति। दो तो पढ़ लिए थे अपन ने, कौन कौन से? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, पहला काम है प्रांतों का द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ये दो हो गई। ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा, ये समझ लो, ये लोकसभा है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अब तीसरा वायसराय की जो 6 सदस्यों वाली परिषद में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया। बोले अब भाई साहब 3 सदस्य हमारे भारत के रहेंगे। चौथा देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन, अभी भी नहीं बढ़ाया, खत्म किया इन्होंने। 1909 में जो जहर मुस्लिमों के लिए था, अब देखिए इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को कितना गिरे हुए लोग थे, ये सोच कर देखिए कितने गिरे हुए लोग थे कि इन्होंने सिखों के लिए अलग चुनाव कर दिया, ईसाइयों के अलग, एंग्लो इंडियंस के लिए और अलग, और यूरोपियनों के लिए अलग। अब अंग्रेजों ने बांटने की नीति को कितना गहरा कर दिया, कितनी बुरी तरीके से बांट दिया। ये बड़े दुष्ट लोग हुआ करते थे, आज भी दुष्ट ही हैं। इनको कभी भी छोटा मत समझना, ये बहुत ही गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं। अब देखिए इसके अन्य जो महत्वपूर्ण बातें थी, लंदन में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का पद बनाया गया, हाई कमीशन। एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन के लिए प्रावधान किया गया, जो 1926 में बना। पहली बार देखिए ये काम पहली बार हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। पहली बार सीमित संख्या में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम से मिल गया था। ये 1919 के अधिनियम के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इस पर क्या क्या मुख्य काम हुए हैं, ये तो कोई आरक्षित विषय। देखिए जेल पुलिस, ये दो शासन फिर से शुरू हो गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई, मुख्य जो काम है उसको लाल से करते हैं। प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो केंद्र में द्विसदन व्यवस्था कौन कौन सी? अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस कौन था? राज्य परिषद। और लोअर हाउस कौन था? केंद्रीय विधानसभा। वायसराय की कार्यकारिणी जो थी, उसमें इसमें 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य है 6 लोगों में से। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जहां पे पहले राजेंद्र जी को लिया गया था, सिन्हा साहब को लिया था ना, ये कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसमें अभी एक लिया गया था, अब 3 लोग काम करेंगे। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन सबके लिए अलग अलग कर दिया, हाई कमीशन बना, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ये सब 1919 के कानून में हुआ है। इसके पीछे की थोड़ा सा राजनीति देखते हैं। अंग्रेजों की नीयत कभी भी साफ नहीं थी, वो आज भी नहीं है। ये विदेशी सब ऐसे ही हैं, सिर्फ लूटने का काम करते हैं। इन्होंने उत्तरदायी सरकार का जो वादा किया, लेकिन असल लगाम अपने हाथ में रखी। क्या किया इन्होंने? वादा तो कर दिया, लेकिन लगाम जो है अपने हाथ में ही रखी। क्यों कोई देगा आपको? द्वैध शासन एक विफलता थी, बिल्कुल विफलता थी। जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे सुधार और शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? वायसराय के पास वीटो था। अगर विधानसभा में कोई कानून पास भी करा देती थी, अगर भारतीय विधानसभा, तो वायसराय उसे रोक देता था। बोले नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। उनके पास अभी वीटो पावर थी, आज भी वीटो पावर है। आगे चल के हम वीटो पावर पढ़ेंगे, क्यों, क्या है वीटो पावर, और हमारे यहाँ कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं। वीटो पावर बहुत बढ़िया चीज है और बुरी भी चीज है। अब देखते हैं ये अधिनियम क्यों फेल हुआ। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये अधिनियम आखिर फेल क्यों हो गया।
ये अधिनियम आखिर क्यों फेल हुआ, इस पे देखते हैं। इस अधिनियम ने भारतीयों को संतुष्ट करने की बजाय और नाराज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे संतुष्ट तो नहीं हुए लोग, लेकिन नाराज अलग हो गए। इसी दौरान देखिए रॉलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी कि रॉलेट आया, रॉलेट एक्ट। क्या था रॉलेट एक्ट? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का जो कानून था, काला कानून, इसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं। हम थोड़ा सा रॉलेट एक्ट पे बात करेंगे। कल मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि जो भी कुछ गड़बड़ करे उसे जेल में डाल दो। इससे जो है अंग्रेजों पर से भरोसा उठ गया था। जलियांवाला बाग में कितनी भयंकर तबाही हुई थी, कितने खून खराबा हुआ था, निर्दोषों का जो गोली कांड हुआ था वो कितना निंदनीय है आज भी। अब यहीं पे देखिए गांधी जी की एंट्री। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। 1927 में साइमन कमीशन आया ताकि 1909 के कानून की जांच की जा सके। तो जिसका पूरे भारत में वो कमीशन, वो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, बहुत विरोध हुआ था इसका। ये 1919 के कानून की जांच करने आया था। ऐसा सर, तुम ही गड़बड़ करो, तुम ही जांच करोगे, तुम क्या उसको सिद्ध करोगे? आज तक उसकी रिपोर्ट सही नहीं हुई है साइमन कमीशन की। ये रिपोर्ट की जांच करने नहीं आया था, कानून की एक्चुअली जांच करने नहीं, केवल अंग्रेजों को बचाने आया था। इसमें देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम झुंझुना था। यहाँ पे देखिए कि मैंने सीधे लिखा है कि 1919 का अधिनियम झुंझुना था। तो 1900 वो 1909 का झुंझुना था, तो 1919 का अधिनियम एक ऐसी कार थी जिसमें इंजन तो था पर ब्रेक हाथों में किसके था? अंग्रेजों के। ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी थी। इसने भारत में चुनाव और संसदीय प्रणाली की नींव तो रखी, लेकिन भारतीयों की असली आजादी और ताकत से दूर रखा। हमेशा इन्होंने दूर रखा जब तक भारत आजाद नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, और अगले दिन, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ चीजें। हम एक तो देखेंगे साइमन आयोग कि ये साइमन आयोग आखिर है क्या। थोड़ा सा हम देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में भी, आखिर ये रॉलेट एक्ट क्या है। साइमन आयोग, रॉलेट एक्ट देखेंगे। एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू जी ने एक समिति बनाई थी, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। तो उस रिपोर्ट को भी थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसपे हमारा संविधान पूरी तरीके से टिका हुआ है। तो ये इतिहास की क्लास नहीं है, इसलिए मैंने इतिहास के पूरे चैप्टर, ये पूरे के पूरे सीन कट किए हुए हैं। हम अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इन गांधी जी के कहानियों को बड़ा अच्छे से समझाऊंगा मैं। फिर हम पढ़ेंगे संघ सूची, राज सूची, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कल ही, हम जहां तक अगर होगा तो अंतरिम सरकार का गठन कर लेंगे, और एक आध दिन और इसके बाद चार्ल्स बेबल वगैरह है, और अगस्त प्रस्ताव को थोड़ा सा देखेंगे क्या है। इसके बाद हम अंतरिम सरकार का गठन कर लेंगे कैबिनेट मिशन के बाद। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते रहिए, एंजॉय करिए। और मैं भी साइंस की क्लास लेके आ रहा हूँ, हालांकि मैं उसको 10th बेस के हिसाब से लेके आ रहा हूँ, 9th 10th के बेस पे। लेकिन वो क्लास 3D में रहेगी, जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं हमसे, लैब टेक्नीशियन वगैरह के लिए, या इस टाइप की जो भी जिसमें साइंस आना है, वो जरूर उस क्लास को देखें। वो क्लास एकदम 3D में रहेगी। हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या, अम, हम यहाँ पे साइंस मॉडल देखिए, मैं कैसे क्लास पढ़ाऊंगा, अम, उसको देखते हैं। गूगल खोलते हैं सीधे, गूगल पे जाते हैं। अच्छा, हाँ यहाँ से ये मैक विंडो। अरे ये क्या हो गया? हम्म, ये नहीं है।
यही चलिए देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अ, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो एक्चुअली हो नहीं पा रहा है। मैं कैसे दिखाऊंगा आपको? वो यहाँ पर नहीं आ रहा है मुझे, जो आपको दिखाना चाह रहा था। मैं साइंस की क्लास कैसे लेके आना, मैं वो दिखाना चाह रहा था एक्चुअली मैं आपको। हाँ, ये आ गया। देखिए, हमें जो क्लास पढ़ना है वो हम ऐसे पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। हम विज्ञान क्रम से पढ़ेंगे। स्टेयर कहाँ है? चलिए, रोबोट मांगता है। हाँ, साइंस मॉडल 3D। इसके लिए स्केच पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे। इसको ये है जैसे। अब मैं यहाँ पे आपको एक स्केलेटन सिस्टम दिखाते हूँ, या हार्ट दिखा देते हैं, माउथ दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम सबसे आसान क्या है, टीथ।